वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 24 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है सीएसएम और सीपीएसबी के बारे में। सीएसएम कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू मीन्स और सीपीएसबी कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम स्पेशल बैच। इन बैचेस के जरिए आप अपने प्रीलिम्स और मीन्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनके बारे में अगर आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल 192 क्लॉज 2 के बारे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में झारखंड के चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, यानी कि डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। क्या थी झारखंड के चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट? एक्चुअली में झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट ये की कि स्टेट के गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है वो उनको बता दें कि उनकी रिकमेंडेशन क्या है, इस बारे में क्या कहा गया है उनके द्वारा स्टेट गवर्नर को। अब ये मामला क्या है आपको थोड़ा सा समझना होगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज किया है। जैसे कि सेक्शन 9A जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है 1951 का, वो प्रोहिबिट करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकते, चाहे वो गुड्स की सप्लाई से रिलेटेड हो या फिर उस संबंध में किसी भी काम के किए जाने को लेकर हो। अगर ऐसा किया जाता है तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया और कुछ स्टोन माइनिंग लीज को खुद को ही अलॉट कर दिया पिछले साल। इन्हीं आरोपों के चलते ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गया। आर्टिकल 192 प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनके लिए, लेकिन इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि अगर गवर्नर प्रिविलेज के संबंध में कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो वो इलेक्शन कमीशन से इस संबंध में रिकमेंडेशन लेंगे। बिल्कुल वैसा ही गवर्नर के द्वारा किया गया। उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दे भी दी है, लेकिन स्टेट के गवर्नर ने अभी तक अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है। इसी बात को लेकर झारखंड में एक स्टेट ऑफ टर्मोइल बना हुआ है। इसी रेफरेंस में रिक्वेस्ट किया गया था वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि जो ओपिनियन आपके द्वारा स्टेट के गवर्नर को दिया गया है आप उसे शेयर कर दीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिया गया है उसे रिवील करने से मना करना सही है? जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके काउंसिल के द्वारा यह कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन ने इस प्रकार का डिसीजन दिया तो उनके द्वारा किया गया यह काम जुडिशियल नेचर का है। सिंस ये काम जो है वो जुडिशियल नेचर का है तो इसमें जो भी सजेशन दिया गया है उसकी एक कॉपी चीफ मिनिस्टर को भी मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कई सारे आधारों पर ऐसा करने से मना किया। उन्होंने हवाला दिया डी ठैसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस का, जहां पे इलेक्शन कमीशन का जो ओपिनियन है उसको लेकर मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जब मणिपुर असेंबली के 12 बीजेपी एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन की कंप्लेन आई थी। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दी थी इस मामले में कि वो चाहें तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कन्वे की है, जो सजेशन उन्होंने गवर्नर को दिया है, वो उसे डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि ये जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का डिस्क्लोजर है ये इम्प्रॉपर होगा। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। फर्दर ये भी कहा गया कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें भी इस बात को स्पेसिफाई किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देता है आर्टिकल 192 क्लॉज 2 के तहत गवर्नर को, वो आरटीआई एक्ट के एम्बेट से बाहर रहेगा। इस आधार पर वो एम्पावर्ड हैं कि वो ऐसी कोई जानकारी साझा ना करे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट टेस्ट डार्ट के बारे में है। जुरासिक एरा में ऐसा कहा जाता है कि एक एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराया जिसने डायनासोर्स की पॉपुलेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा ही कोई एस्ट्रॉइड एक बार फिर से धरती पर टकरा जाए और इंसानों की पॉपुलेशन वैसे ही खत्म हो जाए जैसे कि डायनासोर्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई? आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। इसी उद्देश्य से डार्ट प्रोग्राम शुरू किया गया। सितंबर 26, 2022 को नासा का जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट है वो जानबूझकर क्रैश करने वाला है डिमॉर्फस नाम के एक छोटे से एस्ट्रॉइड के ऊपर। हालांकि समझिए ये एस्ट्रॉइड धरती पर टकराने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इससे टक्कर करवाई जाएगी। ये टक्कर एक प्रकार का टेस्ट है जिसके जरिए हम ये देख सकें कि हमारा डार्ट प्रोग्राम वास्तव में समय आने पर काम करेगा या नहीं। इसका फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट टेस्ट। डार्ट मिशन को डेवलप किया गया है नासा के द्वारा, जहां पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी भी शामिल है। फर्दर
पर्पस ये है कि ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसके माध्यम से हम ये इन्वेस्टिगेट और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक ऐसा मेथड जिसमें हम किसी भी एस्ट्रॉइड के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देंगे। स्पेस में हमें अगर ऐसा लगता है कि वो अर्थ के एम्बिट में आ सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की चपेट में आकर धरती से टकरा सकता है, तो उसे पहले ही थोड़ा सा धक्का दे दिया जाएगा। इससे अगर कुछ सेंटीमीटर का भी बदलाव आया उसके ऑर्बिट में, तो वो आगे बढ़कर बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा और वो अर्थ से टकराए बिना नजदीक से गुजर के निकल जाएगा। इस तरीके से हम उस एस्ट्रॉइड से धरती को बचा सकते हैं। जो इनिशियल टारगेट रहा डार्ट का, टेस्टिंग पर्पस से वो डिडोइमस रहा। डिडोइमस एक बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम है। बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम होने का क्या मतलब है? इसमें फंडामेंटली दो एस्ट्रॉइड्स हैं, एक है डिडोइमस 1 और दूसरा है डिडोइमस 2। ये डिडोइमस 1 के मून की तरह है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो प्राइमरी टारगेट तो ये रहा कि हम एक स्पेसक्राफ्ट की टक्कर करवाएंगे डिडोइमस 2 से, और इसके बाद ये देखेंगे कि क्या इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ उसकी वजह से हम इसका पाथ चेंज कर पाए हैं, और अगर ऐसा हो पाता है तो भविष्य में हम किसी भी एस्ट्रॉइड के खतरे से धरती को बचा सकेंगे। डिडोइमस एक आइडियल कैंडिडेट है ह्यूमन काइंड के पहले प्लेनेटरी डिफेंस एक्सपेरिमेंट के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिडोइमस जो है वो धरती से टकराने वाला है, ऐसा नहीं है। ये हमारे प्लेनेट के लिए किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, बस हम एक टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये वर्क करेगा। मुझे तो डर इस बात का लगता है कि कहीं कोई ऐसा एस्ट्रॉइड जो धरती से टकराने वाला ना हो, ये उसको धक्का लगा के धरती पर गिरा ना दे। खैर, ये तो मजाक की बात रही। डार्ट एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एस्ट्रॉइड के खतरे से धरती को बचा सकें। जो एस्ट्रॉइड सिस्टम है अभी जो इस्तेमाल किया जा रहा है डिडोइमस का, वो एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड बन सकता है जहां पर हम इंटेंशनली एक स्पेसक्राफ्ट को क्रैश करवाएंगे इस एस्ट्रॉइड के ऊपर और देखेंगे कि क्या ये उसके पाथ को चेंज कर पा रहा है। यूं तो देखिए, हर दिन कुछ एस्ट्रॉइड्स धरती पर गिरते हैं, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो हमारे लिए थ्रेट नहीं होते। कुछ तो पहले ही बर्न हो जाते हैं, कुछ जो धरती पर आ भी जाते हैं वो खतरा पैदा नहीं करते, लेकिन अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया तो ह्यूमन काइंड को खतरा होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डोरक टेक्निक के बारे में है। अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट वर्नोन डोरक अभी हाल ही में गुजर गए, जिन्होंने इस डोरक टेक्निक को डेवलप किया जिसके माध्यम से हम वेदर का फोरकास्ट करते हैं। आप बचपन से ही टेलीविजन पर ऐसी इमेजेस देखते रहे हैं जहां पर बताया जाता है कि कोई एक तूफान कहां से ओरिजिनेट हुआ और वो कैसे कैसे एडवांस कर रहा है। पहले ही बता दिया जाता है कि अगले 24 या 48 घंटों में ये कहां पहुंच जाएगा और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी और ये कितना नुकसान पहुंचाएगा। ये सब कुछ पॉसिबल हो सका इस डोरक टेक्निक के माध्यम से। तो ये फंडामेंटली एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके माध्यम से हम किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी को एस्टिमेट करने का प्रयास करते हैं, जिनमें शामिल होते हैं हरिकेन्स, साइक्लोन्स और टाइफून्स। हम सैटेलाइट इमेजरी का सहारा लेते हैं ऐसा करने के लिए। रेगुलर इंफ्रारेड या विजिबल इमेजरी कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर हम मेजर करते हैं साइक्लोन के आसपास जो कन्वेक्टिव क्लाउड पैटर्न है उसको सेट ऑफ रूल्स के माध्यम से उनको इवेल्युएट किया जाता है। जो फॉरकास्टर्स होते हैं वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, स्टॉर्म के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके समझा जाता है, उसकी आई को लोकेट किया जाता है। अगर आप जानते हो तो किसी भी स्टॉर्म में आई उसका एक सेंटर वाला एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया होता है जो कहीं ना कहीं उस साइक्लोन को फ्यूल भी करता है। उसकी आई को लोकेट करने के बाद उस साइक्लोन की इंटेंसिटी को एस्टिमेट किया जाता है। हमें पता चल जाता है कि वो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कितनी तेजी से स्ट्रांग हो रहा है और कितने समय में कहां पहुंच जाएगा, और उसे इसी पैटर्न से फोरकास्ट करके बता दिया जाता है कि सिचुएशन क्या बनने वाली है। जो डोरक टेक्निक है ये बेस्ट एस्टिमेट अभी तक देती रही है साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को लेकर, और इसकी वजह से हम बढ़िया वेदर वार्निंग दे पाए हैं। डोरक टेक्निक के बारे में बात करें तो ये ग्रेटेस्ट मेट्रोलॉजिकल इनोवेशन आज तक का माना गया है, जिसके माध्यम से हमने बहुत सारे साइक्लोन्स को हमेशा से प्रेडिक्ट किया है। ये जो टेक्निक है इसे समय समय पर एडवांस किया गया, इसमें बदलाव किए गए। हाल फिलहाल में जो इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है उसके बाद इसे नाम दे दिया गया है ADT, एडवांस डोरक टेक्निक। नेशनल हरिकेन सेंटर फॉर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ के द्वारा इस वर्ड को कॉइन किया गया है। जो अपडेटेड टेक्निक है इसने ट्रॉपिकल स्टॉर्म फोरकास्ट में और बेहतरी लाई है। हम और बढ़िया तरीके से शार्पर और डिटेल इमेजेस गैदर कर सकते हैं, अच्छे से जो स्टॉर्म्स हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 12,000 ईयर ओल्ड आर्टिफैक्ट के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है 12,000 साल पुराना एक आर्टिफैक्ट जो हमें मिला है तमिलनाडु की एक गांव से। नाम है वदाकुपट्टू। एएसआई ने जो डिस्कवरी की है यहां पर हमें 4 सिविलाइजेशंस के ट्रेस मिले हैं जो अलग अलग कालखंड से, टाइम फ्रेम से बिलोंग करते हैं, और इस लिहाज से
वदाकुपट्टू गांव काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 4 सिविलाइजेशंस और उनके ट्रेस हमें यहां से मिले हैं, उनमें पहला है मेसोलिथिक पीरियड। आपको पता है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड शामिल हैं। तो मेसोलिथिक एक बीच का पीरियड है। ऐसा ही ने डिस्कवर किया है वहां से हैंड एक्स, स्क्रैपर्स, क्लीवर्स और चॉपर्स, ये पत्थरों से बने हुए कुछ इक्विपमेंट या टूल्स रहे जिनका इस्तेमाल अर्ली ह्यूमंस ने किया। ये सभी मेसोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये सभी टूल्स हमें 75 सेंटीमीटर सरफेस के नीचे मिले। ये रही पहली सिविलाइजेशन जिसके ट्रेसेस हमें इस गांव से मिले। दूसरी सिविलाइजेशन है संगम एरा की, इसके भी ट्रेसेस हमें वहीं से मिले हैं। ये सिविलाइजेशन 2000 साल पुरानी, जो संगम एरा के टूल्स थे वो हमें वहां मिले हैं, जैसे कि पॉटरी या रोमन अम्फोरा शर्ट्स, ब्रोकन पीस ऑफ सेरेमिक मटेरियल होता है शर्ट। हमें ग्लास के बीड्स भी मिले हैं, मतलब कुछ आइटम्स मिले हैं, नॉट नेसेसरली टूल्स, जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि रोम के साथ अच्छा व्यापार हुआ करता था उस समय संगम एरा के जो भी रीजन में स्टेट्स हुआ करते थे उनका। तो ये तो दूसरी सिविलाइजेशन हो गई। तीसरी सिविलाइजेशन है अर्ली पल्लवास और चौथे हैं लेटर पल्लवास। अर्ली पल्लवास जो 275 सेंचुरी एडी के आसपास थे और लेटर पल्लवास जो 897 सेंचुरी एडी के आसपास थे। इस समय के स्कल्पचर्स हमें वहां से मिले हैं एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ की जो डिस्कवरी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कल्चरली भी और आर्कियोलॉजिकली भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मून लाइटिंग के बारे में है। कई बार आप एक काम कर रहे होते हैं लेकिन उससे आपका खर्चा पूरा नहीं हो पाता एंड दैट इज द रीजन कि आपको एक्स्ट्रा काम करना होता है। इन जनरल जो आप काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो दिन में करते हैं, तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना है तो वो काम आपको रात में करना होगा जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। मतलब वो काम आप मून लाइट में करते हैं, चांद की रोशनी में। वैसे आप मून लाइट में वो काम नहीं करते, लेकिन एक मेटाफोरिकल वर्ड है जो रात में किए जाने वाले एडिशनल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे कहा जाता है मून लाइटिंग। विप्रो ने अभी हाल ही में अपने 300 एम्प्लॉइज को बर्खास्त कर दिया, उनके पद से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने एडिशनल काम ले रखा था एक्स्ट्रा इनकम के पर्पज से, जिसे मून लाइटिंग कहा जाता है। नेसेकॉम, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, उन्होंने बोला कि अब समय आ चुका है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए जो एंगेजमेंट मॉडल है उसमें बदलाव करें। कुल मिला के नेस्कॉम को ये बात बहुत अच्छी तो नहीं लगी है। वो चाहते हैं कि कंपनीज का फ्रेमवर्क ऐसा हो जिसमें मून लाइटिंग को अलाउ किया जाए। तो मून लाइटिंग का मतलब होता है कि आप सेकंड जॉब अवेल करते हैं या मल्टीपल जॉब्स करते हैं अपनी एक फुल टाइम जॉब के साथ। ऐसा करते वक्त अक्सर करंट एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि हो सकता है कि एम्प्लॉयर इससे नाराज हो जाए। जो आप दूसरा जॉब कर रहे होते हैं वो इन जनरल रात में होता है, इसीलिए मून को रेफरेंस में लिया जाता है। जो लोग बहुत कम सैलरी पाते हैं उन्हें अपनी एडिशनल इनकम के लिए एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ता है। यह पॉसिबल हो गया है कोविड-19 के बाद और ज्यादा, क्योंकि अब रिमोट वर्किंग या प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम तो जानते ही हैं, वहां पर आप अपने घरों से काम करते हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहें तो इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आती। यही कारण है कि अब हाई सैलरीड टेकीज भी मून लाइटिंग करने लगे हैं। मून लाइटिंग जो है इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मामला आता है। मान लीजिए कि आप एक टेक कंपनी में काम करते हैं जिससे एसोसिएटेड स्किल आपके पास है और आपने एक दूसरी टेक कंपनी से सेम काम ले लिया है, तो ऐसा संभव है कि आप एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी में शेयर कर दें। इसमें जो कंपनी ए में एम्प्लॉयर होंगे ए, वो निश्चित तौर पर कंपनी बी से सशंकित रहेंगे और आपके द्वारा वहां पर किए जाने वाले काम को लेकर भी। इससे ट्रस्ट ब्रीच होता है एम्प्लॉयर का आपके ऊपर और वो नाराज होते हैं। अक्सर मून लाइटिंग के ऐसे केसेस में जो भी वर्कर्स होते हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करके वो काम कर सकते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अभी हाल ही में इंडस्ट्री फर्स्ट मून लाइटिंग पॉलिसी को लॉन्च किया, जहां पे उन्होंने अलाउ कर दिया कि स्टाफ चाहे तो वो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसके लिए वो स्विगी से इंटरनल अप्रूवल अटेन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी हाल ही में 1700 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसके जरिए हम एडिशनल डुअल रोल कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे इंडियन नेवी के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर की है और इस लिहाज से ये दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल बन जाता है, जिसकी टॉप स्पीड 2.8 मैक की है। ये लगभग साउंड की 3 गुना स्पीड है। ब्रह्मोस ये नाम रिवर ब्रह्मपुत्रा और मुस्कवा दोनों के एब्रीविएशन से बनता है। 2 स्टेज मिसाइल है ये, जहां पर एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन वर्क करता है पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज पे वर्क करता है एक लिक्विड रैमजेट इंजन। ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, आप इसे अलग अलग जगहों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जमीन, हवा और समंदर। इसके अलावा ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी वेदर कंडीशन में, दिन में या रात में। इस लिहाज से ब्रह्मोस बन जाता है बहुत ही खतरनाक।
ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक बार आपने टारगेट को लोकेट किया और हिट कर दिया, ब्रह्मोस अपने टारगेट को ब्रीच करेगा, उसे जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। आपको ब्रह्मोस को गाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें कहां से लॉन्च किया गया है इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, इसीलिए रिटेलिएशन का खतरा भी नहीं रह पाता। हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अप्रैल 2022 में एक एंटीशिप वर्जन तैयार किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। इसे टेस्ट फायर किया गया इंडियन नेवी के लिए अंडमान एंड निकोबार कमांड के पर्पज से। जनवरी 2022 में एक्सटेंडेड रेंज C2C वेरिएंट भी ब्रह्मोस का डेवलप किया गया, जो फायर किया जा सकेगा, मतलब टेस्ट फायर किया गया, जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम है वहां से। इस प्रकार के मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में प्रश्न आया था थर्ड पर, पूछा गया था टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है। ये सी सही आंसर कैटर करता है, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में है। लगभग 100 लोग जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े रहे उन्हें अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, इस आधार पर कि उनका एंटी टेरर एक्टिविटीज में कनेक्शन रहा है। PFI की बात करते हैं तो इसे 2007 में बनाया गया था 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के मर्जर के साथ साउथ इंडिया में। वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस रहे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ केरला, दूसरा कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और तीसरा मनिथा नीथी पसरई इन तमिलनाडु। इन तीनों को मर्ज करके PFI को बनाया गया। PFI का फॉर्मेशन अनाउंस किया गया 2007 में एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसके पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी वर्क करता था, लेकिन सिमी को बैन कर दिया गया उनकी टेरर या इलीगल एक्टिविटीज की वजह से। लेटर ऑन इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक्टिवेट किया गया। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही था कि माइनॉरिटीज, दलित्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लेटर ऑन इनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगते रहे और इनका इंगेजमेंट कई सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में भी पाया गया। PFI जो कि मोस्ट विजिबल प्रेजेंस अटेन करता है केरला में, उसके ऊपर मर्डर, राइटिंग, इंटिमिडेशन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्स के लगातार आरोप लगते रहे हैं। PFI मेजरली उन रीजन्स में प्रभावी रहा है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी संख्या में रही है। साउथ इंडिया की हम स्पेसिफिकली बात करें तो आइए रिवीजन करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 12,000 पुराने ओल्ड आर्टिफैक्ट को डिस्कवर किया तमिलनाडु के वदकोपट्टू गांव से। सही है। डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट नासा ने इसे लीड और डेवलप किया है। सही है। आर्टिकल 192 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो गवर्नर के पास होगी। शुद्ध रूप से गलत है। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रिविलेज है अगर उसका ब्रीच किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकमेंडेशन ली जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है 1000 किलोमीटर की, ये भी गलत है। 290 किलोमीटर अभी हमने डिस्कस किया। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।